हमारे साथ जुड़े हैं मेटल फोकस के चिराग शेख, फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन, इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के डॉक्टर एमजे खान और कमातन फार्म टेक के प्रवेश शर्मा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बात यहाँ पर पहले एग्रीकल्चर की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड सब्सिडी को बढ़ाने की बात की गई है सरकार की तरफ से। इसका बजट में हमने बढ़त भी आते हुए यहाँ पर देखी है। और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में वित्त मंत्री ने यहाँ पर एमएसपी की बढ़त की बात तो की ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने अच्छा खासा यहाँ पर जो फोकस है वो इंक्रीज क्रेडिट फ्लोज की तरफ उन्होंने बढ़ाते हुए देखा, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है या फिर फिशरीज है। बात यहां पर इनाम की भी कही गई, जहां पर 1000 मंडियां जोड़ने की बात वित्त मंत्री ने करी है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड, जहां पर कॉर्पस 5000 करोड़ से बढ़ाने की बात नाबार्ड के अंडर वित्त मंत्री ने इसके बारे में भी यहां पर बात की है। इनाम के साथ साथ यहाँ पर जो एग्री इंफ्रा फंड है, जो सेस है, उसको लेकर बाजार काफी हद तक वो वॉच करेगा, क्योंकि बात अब ये है कि फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है, तो उसको बाजार यहाँ पर काफी फर्मली और स्ट्रांगली देख रहा है। डॉक्टर खान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर जिस तरह की बाजार को उम्मीद थी कि हम यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से आते हुए काफी स्टेप्स देखेंगे, क्या वो पूरी हुई है? मिस्टर खान से यहाँ पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोने चांदी पर यहाँ पर पहले ध्यान ले लेते हैं। और चिराग, जो इंपोर्ट ड्यूटी कट की एक्सपेक्टेशन जो बाजार है पिछले 2-3 सालों से लगा रहा था, वो फाइनली हमने इस बजट में आता हुआ देखा है। 10% रैशनलाइज करके यहाँ पर इसको वित्त मंत्री लेके आए हैं। इमीडिएट रिएक्शन हमने यहाँ पर सोने के प्राइसेस में भी आता हुआ देखा। आप कैसे देखते हैं इसको? बड़ी मांग थी इंडस्ट्री के काफी सालों से, चूंकि पिछले अगर हम देखें तो 7-8 साल में इंपोर्ट ड्यूटी जो सोने की थी वो 1% से लेकर 12.5% तक चली गई थी और उसे रैशनलाइज करने की जरूरत थी। और आई थिंक इंडस्ट्री काफी हद तक खुश है इसको लेके। एक ये भी है कि क्योंकि सोने के भाव बढ़ गए थे तो इंपोर्ट ड्यूटी का कम होना स्वाभाविक था, इससे कंज्यूमर को जरूर फायदा होगा। और हम एक ऐसे बैकड्रॉप में जहां पे अगर हम 2020 की मांग देखें तो ये करीबन 40% नीचे थी, ये एक रिकॉर्ड लोस पे है। तो उस चीज को मद्देनजर देखते हुए ये जो 2.5% ओवरऑल जो कट आया है वो इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके आगे अब एक बार पहले वित्त मंत्री को सुन भी लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा यहाँ पर सोने के बाजार के बारे में। Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. ये तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी की बात हुई, जिसका काफी यहाँ पर अब मार्केट्स ने थम्स अप दिखाया है। ऑफ कोर्स प्राइसेस में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन चिराग, जो दूसरा बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट था वित्त मंत्री की तरफ से, वो था ये कि सेबी को एज अ रेगुलेटर यहाँ पर गोल्ड एक्सचेंज के लिए के हिसाब से नियुक्त किया जाता है। यानी कि भारतीय बाजारों में अब यहाँ पर हम गोल्ड एक्सचेंज बनता हुआ देखेंगे। क्लियरली ये एक लॉन्ग ड्रॉन थिंग है, ये 1-2 महीने में नहीं होगा, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग आप इस अनाउंसमेंट को देखते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल आईबी की बात की, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात की, जिसे आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी में होगा। और अब वित्त मंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि सेबी जो है वो एक्सचेंज करेगी। यानी हमारे यहाँ शायद ये जरूर हम मान सकते हैं कि 2 एक्सचेंजेस आएंगे, एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो गिफ्ट सिटी में और दूसरी डोमेस्टिक मार्केट में जो एक्सचेंज आएगा। और दूसरी बहुत ही एक अहम चीज जो इसके आजू बाजू में जो वित्त मंत्री ने कही कि वॉल्टिंग को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके इसे भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें तो गोल्ड वॉल्टिंग या सिल्वर वॉल्टिंग को लेके रेगुलेशंस नहीं है, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। कितना बाजार को आप इसकी वजह से ग्रो होता हुआ देखते हैं? अगला 1 साल फिर कैसा रह सकता है चिराग, क्योंकि ये बजट काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। ज्वेलरी सेक्टर काफी समय से कह रहा था कि पिछले 2-3 बजट्स में उनको कुछ नहीं मिला। आप कहेंगे वो सारी उम्मीदें इस बार पूरी हुई? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। अगर हम वैसे देखें प्रायर टू 1 फरवरी हमारे मानना था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्केट में 20 से 30% की जरूर डिमांड की बढ़ोतरी आ सकती है। अब क्योंकि ड्यूटी कट हो गए तो इसका प्राइस पे भी जरूर फायदा होगा, तो शायद इससे एक थोड़ा बहुत और बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर हम बुलियन एक्सचेंज की बात करें तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइस ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। आज गोल्ड और सिल्वर में दोनों में
प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर कोई कंज्यूमर बेचने जाता है तो उसे पता नहीं है सही दाम क्या है, तो एक प्राइस ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। छोटा ज्वेलर है वो भी आज बड़े ज्वेलर के साथ कम्पीट करेगा। तो मेरा मानना है इसे थोड़ा लंबे अवधि से देखना चाहिए, क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज शायद सेटअप होने को और 6 महीने निकल जाएंगे। अगले 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से मार्केट में काफी हद तक बड़ी एक इंप्रूवमेंट आ सकती है। चिराग, कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए तो काफी स्ट्रांग न्यूज है, क्या कंज्यूमर्स के लिए भी हम इसे बेहतरीन देखते हैं? क्योंकि क्लियरली सोने के भाव यहां पर कम होंगे, क्योंकि ड्यूटी यहां पर कम होती हुई नजर आएगी। पिछले साल 2.5 डेकेड्स में सबसे कम बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी भारतीय बाजारों में। 35% की गिरावट थी यहां पर ज्वेलरी बाइंग में। क्या वो सब नंबर्स इस साल अब बेहतर होंगे? आई एम श्योर कंज्यूमर्स तो काफी हद तक खुश होंगे। और जैसे मैंने कहा कि बजट के पहले हमारा मानना था कि इस साल में 20 से 30% की डिमांड में बढ़ोतरी जरूर देखने मिलेगी, और चूंकि ये भाव अब घट गए तो कंज्यूमर्स को और ज्यादा फायदा होगा। और शायद अब इसे असेस करना होगा, क्योंकि दूसरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मनीषा। आज सुबह काफी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ने अपने फिगर्स रिलीज किए और ट्रैक्टर सेल्स काफी अच्छे थे। गवर्नमेंट ने भी रूरल पुश दिया है, तो इससे कंज्यूमर लेवल पे मेरा मानना है कि एटलीस्ट 30 to 40% मिनिमम हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो बात हुई सोने की, जहां पर इंडस्ट्री के लिए, एक्सचेंजेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए यहां पर काफी अच्छी न्यूज आती हुई। यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में हमने कटौती देखी है, सोने में, चांदी में और प्लैटिनम में भी। और इसके अलावा एक स्पॉट एक्सचेंज, गोल्ड एक्सचेंज भारतीय बाजारों में यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके सेबी यहां पर एक रेगुलेटर होंगे। एज ऑफ नाउ ये भी काफी चिंताएं रही हैं सोने को लेकर कि कौन इसे रेगुलेट करेगा। एक वन विंडो की यहां पर एक्सपेक्टेशन शुरू से रही है, क्योंकि अभी तक DGFT, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारी मिनिस्ट्री इसमें की तरफ से हमने यहां पर गाइडलाइंस आते हुए देखी हैं। लेकिन एक रेगुलेटर के आने पर यहां पर काफी काम आसान होता हुआ नजर आएगा। तो ये बात हुई सोने की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और एग्रीकल्चर की बात करेंगे। और प्रवेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, वित्त मंत्री ने यहां पर एग्रीकल्चर को काफी सपोर्ट दिया। सबसे पहले जो 1000 ज्यादा मंडियां ई-नैम के साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई, या फिर जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि कहा गया कि APMC के लिए भी यहां पर मुहैया कराया जाएगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? मैं इन दोनों को बहुत ही सकारात्मक कदम मानता हूं, और जाहिर है कि सरकार जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है उसके प्रतिक्रिया के आप कह सकते हैं रूप में ये 2 कदम उठा रही है। लेकिन ये दोनों बहुत ही आवश्यक और आगे दूरगामी प्रभाव वाले कदम हैं। ई-नैम का जो विस्तार था लगभग 550 मंडियों में अभी है। 1000 नई मंडियां आने से जो हम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं उसकी तरफ हमारा ये अच्छा एक कदम होगा। और दूसरा, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड में APMC मार्केट यार्ड्स को अपनी अधोसंरचना के लिए सहायता मिल सकेगी। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन जो कृषि बाजारों में है वो बनी रहे। डॉक्टर खान, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फूड सब्सिडी का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा हमने बढ़ता हुआ देखा है। अगर आप पूरा रिपोर्ट कार्ड देखें यहाँ पर बजट के लिहाज से, और इसको यहाँ पर बजट सपोर्ट करने वाला है फूड सब्सिडी के हिसाब से। इवन एज वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोन यहाँ पर दिया जाता था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो फूड सब्सिडी का नंबर है वो यहाँ पर साल दर साल काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, इसको अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला बजट है। और उस पर बड़ी क्लैरिटी थी, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो इकोनॉमिक रिकवरी पे फॉर्म हुआ था, 2 GOM की बैठक में मुझे बैठने का मौका मिला। उसमें कंप्लीट क्लैरिटी थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बहुत स्पेसिफिक पैकेजेस अनाउंस नहीं हुए जैसे हुआ करते थे प्रीवियस ईयर्स में। और खास करके जब एक्सपेक्टेशंस थी कि इस साल किसानों को मैसेज देने के लिए, उनको थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए शायद एक बड़ा कोई अनाउंसमेंट किए जाए इस बजट में, तो उस तरीके का कोई अनाउंसमेंट बजट में देखने को नहीं मिला है। शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर मुझे एज एन एक्सपर्ट पूछो, मैं कहूँगा जो बजट पेश किया गया वो ठीक पेश किया गया एग्रीकल्चर के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा मिलेगा, वो एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और दूसरा, फिशरीज सेक्टर को खास करके चूज किया गया है। पिछले साल डेयरी को चूज किया गया था। इनफैक्ट अगर 4 सब सेक्टर्स देख लें एग्रीकल्चर के, एक क्रॉप सेगमेंट जो 1.5 से 2% का ग्रोथ लेता है, हॉर्टिकल्चर जो 3 से 4% का लेता है, डेयरी जो 5 से 6, फिशरीज 7 to 8, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज खास करके इनलैंड फिशरीज की बन रही है।
तो जो ये फिशरीज का 5 पार्क का अनाउंसमेंट हुआ, ये मुझे लगता है कि इस सेक्टर को मजबूत करेगा। दूसरा जो आपने मेंशन किया है इनाम का, 700 मंडियां, 750 मंडी ऑलरेडी इनाम के तहत जोड़ी जा चुकी थी और 1000 का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, पर अचीवेबल है। ज्यादा जरूरत ये पड़ेगी कि किसानों को इसमें हिस्सेदारी कैसे बढ़ा सकें, इनको ज्यादा इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज कर सकें। बट इसमें जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो मैसेज देना था सरकार को, किसानों को, वो मैसेज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मंडी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको मंडी एक्सेस कर सकती हैं। इसका मैसेज ये होगा कि फार फ्रॉम गवर्नमेंट स्क्रैपिंग द मंडी सिस्टम, जो एक डर किसानों में बैठा था पंजाब हरियाणा के, वो मैसेज ये गया है कि आप मंडी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करें, उसके लिए फंड अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज मजबूत करने की तरफ एक कदम है इसका। बट ओवरऑल मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्योंकि मार्केटिंग फोकस रिक्वायर्ड था, तो उसके चलते हुए, लेकिन करंट क्राइसिस एड्रेस करने के लिए कोई बजट में उम्मीद भी नहीं थी और अनाउंसमेंट भी नहीं। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो सरकार ने यहाँ पर कदम उठाए हैं एज ऑफ नाउ उनको थम्स अप मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि चाहे वो मंडी हो, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, या फिर जिस तरह का इरिगेशन को लेकर या फोकस यहाँ पर क्रेडिट फ्लोज को था, बाकी सारे सेक्टर्स को जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, उनको भी हमने यहाँ पर इन द फोल्ड आते हुए देखा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर और भी एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि और भी 2-3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो वित्त मंत्री ने क्लियर करी हैं। इस ब्रेक के बाद उनको भी प्रकट करेंगे। आपका स्वागत है। और कमोडिटी बाजार को आज वित्त मंत्री से क्या मिला, उसके ऊपर हमारा फोकस है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बजट में किस तरह की राहत दी है वित्त मंत्री ने, आइए सुनते हैं। To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. The Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और बात यहाँ पर अगर माइक्रो इरिगेशन फंड की भी की जाए तो यहाँ पर भी हमने पैसा ज़्यादा अलॉट होते हुए देखा है। डॉक्टर सिराज हुसैन, आपके पास आना चाहेंगे, क्या ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रस्ट था जो आज हमने वित्त मंत्री की तरफ से आते हुए देखा? देखिए, इस बजट में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाने का हमें इशारा दे रही हो, क्योंकि मुझे ये लगता है, और मैंने अभी आर्टिकल मनी कंट्रोल पे लिखा है, वो मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स पढ़ें। मुझे लगता है ये एग्रीकल्चर के लिए इंटरिम बजट है, और अभी सरकार इंतजार कर रही है कि जो किसानों का एजिटेशन खत्म होगा और जो सेटलमेंट होगा उनसे, उसके बारे में शायद बाद में अनाउंसमेंट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर हुसैन, ऑल्सो बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमें कोविड सेस आता हुआ देखें, लेकिन हमने एक एग्री इंफ्रा सेस आता हुआ देखा। आपको लगता है किसी तरीके से यहाँ पर सरकार एक मैसेज थ्रो कर रही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान है? वो तो सरकार का मैसेज अच्छा बजट से आया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, लेकिन देखिए, जहां तक ये एग्रीकल्चर का जो सेस है, इसके बारे में मेरा व्यू ये है कि कस्टम्स ड्यूटी को कम किया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को, और सेस लगाया गया है। तो मेरा इसमें नजरिया ये है कि शायद ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी उनसे शेयर होती है और सेस उनसे शेयर नहीं होता है। तो भारत सरकार की आमदनी इससे बढ़ेगी और राज्य सरकारों को जो डिवोल्यूशन होता है वो शायद इससे कम होगा। लेकिन बहरहाल ये सब डिटेल्स की बातें हैं जिसके बारे में हम आगे एनालाइज करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर ये डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार जो पहले दिन रिएक्ट करता है वो ऑफ कोर्स बिग नंबर्स पे या हेडलाइंस पे रिएक्ट करता है, और उसके बाद यहाँ पर फाइन प्रिंट देखना शुरू करता है। प्रवेश जी, आपका क्या व्यू है? आप कैसे देखते हैं इस बजट को एग्रीकल्चर के लिहाज से? और जैसे डॉक्टर हुसैन कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स हेडलाइंस यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, लेकिन एग्रीकल्चर एक राज्य स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो उस लिहाज से क्या यहाँ पर कुछ कमी रह गई?
मैं ये मानता हूं कि यद्यपि जैसे आपने कहा हेडलाइंस सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एक चीज जो मुझे लगता है इस बजट में हो सकती थी जो नहीं शायद चूक गए, राज्यों पर इसका ज्यादा प्रभाव होता, वो था जो हमारी तमाम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, जिसमें राज्यों को भी कुछ हिस्सा डालना पड़ता है। ये मुझे लगा था ये पैंडेमिक के तारतम्य में उनका सरलीकरण, उनका रैशनलाइजेशन, उनकी कुछ संख्या कम कर देना और राज्यों को कुछ और लचीलापन देना, उनको कुछ और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देना कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो इन स्कीम्स को ढाल सकें। उस पर हमने कुछ नहीं सुना। मुझे लगता है ये शायद एक मौका था जो चूक गया। प्रवीर जी, एक और चीज जो यहाँ पर आज क्लियर होते हुए हमने देखी वो ये वित्त मंत्री ने कहा कि वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बूस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, जो कि फिलहाल टमाटर और प्याज पर होता है और आलू पर होता है, उसे 22 कमोडिटीज या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में इसे फैलाया जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं, इसका क्या स्कोप है? ये भी बहुत एक सकारात्मक कदम है। ऑपरेशन ग्रीन्स केवल आलू, प्याज और टमाटर तक फिलहाल सीमित था और सब जानते हैं कि जो दूसरी हाई वैल्यू कमोडिटीज हैं, खासकर जो कोल क्रॉप्स हैं, जिसमें गोभी को मान सकते हैं, जितने लीफी क्रॉप्स हैं, उनका खपत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित ही उसमें हमें जो फार्म स्तर पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हमें पैक हाउसेस, हमें प्राइमरी प्रोसेसिंग, इसमें बहुत सारा निवेश चाहिए है और तभी हम इसकी फ्रेश प्रोड्यूस की वेस्टेज कम कर सकेंगे और इसकी एक पैन इंडिया सप्लाई चेन देख सकेंगे। मैं ये भी मानता हूं कि इससे हिंदुस्तान से जो अभी फ्रेश प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट होता है उसके लिए भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मिस्टर खान, आपने पहले भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर सेस में हमने मूवमेंट आते हुए देखी है तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो कॉटन है या फिर कुछ दालें हैं, पाम है, यहाँ पर भी हमने ड्यूटी चेंजेस कुछ आते हुए देखे हैं। इन इनिशियल नंबर्स के साथ आप कैसे रीड कर रहे हैं? डॉक्टर खान, ये सवाल आपसे है। जी नहीं, ये जो आपका ऑपरेशन ग्रीन का जो सवाल है, इसमें कोई एलोकेशन नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब अगर खाने के लिए किसी को हमने 100 रुपया दिया है और उससे बोला है कि आप इसमें और चीजें भी खा सकते हैं, तो इसका बड़ा लिटिल मीनिंग है। सिर्फ ये स्कीम ओपन अप हो रही है, लेकिन अगर एलोकेशन जो 500 करोड़ का 3 साल पहले दिया गया था उसमें कोई इजाफा नहीं होता है तो इसका बहुत मीनिंग नहीं बैठता है। दूसरा जो आपने एम्फेसाइज किया है क्रेडिट बढ़ाने का किसानों को, ये तो बैंक और किसानों के बीच का बात है। इसमें अगर क्रेडिट हर साल वित्त मंत्री, मुझे समझ नहीं आता है कि पार्लियामेंट में क्यों अनाउंस होता बजट डे पे कि इस साल लक्ष्य 11 लाख करोड़ का रखा गया, इस साल लक्ष्य 12 लाख करोड़ का रखा गया। वो तो किसान और बैंक के बीच है लोन का, वो तो किसान इन एनी केस एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका इट हैज आल्सो नॉट मच मीनिंग। तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था वो मार्केटिंग पर्पज के लिए इन एनी केस एक तरीके से ग्रेटली उसी पे इस्तेमाल होना था, लेकिन शब्दों में भी डाल दिया गया जिससे किसानों के मैसेज चला जाए कि मंडी सिस्टम स्ट्रांग करने सरकार जा रही है। लेकिन इसके बियॉन्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम के नजरिए से देखें, अगर आप एलोकेशंस के नजरिए से देखें या बजट में कोई ऐसी स्कीम लॉन्च हो रही है या कोई बड़ा मैसेज देने के, तो उसमें थोड़ा सा कहीं कमी है। चल के आत्मनिर्भर भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग को स्टेप अप करना है उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी शामिल है और शायद कहीं से उसको गेन मिलेगा। लेकिन सप्लाई चेन जो इन्वेस्टमेंट की बात थी वो कहीं पे एक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। जी, डॉक्टर सिराज हुसैन, ये सवाल आपसे है। बाजार को ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। आप जब वित्त मंत्री ने अपना एग्रीकल्चर के बारे में बोलना शुरू किया तो उन्होंने इससे शुरू किया कि कितना यहाँ पर आवंटन हुआ है, कितने पैसे दिए गए हैं और कितने फार्मर्स अब फोल्ड में हैं, चाहे वो गेहूं की बात हो, पैडी की, कॉटन की या फिर पल्सेस की। उन्होंने वो सारे नंबर्स भी यहाँ पर गिनवाए। उन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? और जैसे जो बात की जा रही है कि क्या ये एक मैसेज था कि इवन एज फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नंबर्स काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं? मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को और इस सरकार को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने 2014 में जब से वो सत्ता में आए हैं तब से पल्सेस और ऑयल सीड्स के प्रोक्योरमेंट की तरफ बहुत ध्यान दिया
और SFAC जिसके MD प्रवेश शर्मा साहब थे, जो आपके इस शो में मौजूद हैं, उन्होंने शुरू में 2014-15 में 15-16 में बहुत मेहनत करके प्याज का प्रोक्योरमेंट किया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से पल्सेस का प्रोक्योरमेंट किया। तो इसमें ये बात सही है कि सरकार को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक तंबी हम करते चले, अब भी गेहूं और चावल का जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है। और तब है जब हमारे दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार अपने पोटेंशियल से बहुत कम प्रोक्योर करते हैं। अगर जो उत्तर प्रदेश और बिहार भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह प्रोक्योरमेंट करने लगे तो मुझे लगता है कि हम 100 मिलियन नहीं, हम पता नहीं 120 मिलियन प्रोक्योर करेंगे, और उसका क्या करेंगे ये किसी के सामने क्लियर नहीं है। तो मेरी जो इसमें थोड़ी सी वरी है वो ये है कि गवर्नमेंट के सामने कोई अगले 10 साल का रोड मैप नहीं है। हमने पहले भी लिखा है कि नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो ये बताएं कि 2030 में हम क्या चाहते हैं। हम PDS इसी तरह चलाएंगे जैसे अभी चला रहे हैं, हम ऐसे ही प्रोक्योरमेंट ओपन एंडेड रखेंगे। ये तो अच्छा है कि ज्यादा किसानों से आपने प्रोक्योर किया, लेकिन आप उसका करेंगे क्या? और ये प्रॉब्लम 2021-22 में हमारे सामने आने वाली है कि जितना स्टॉक होगा हमें वो समझ में नहीं आएगा हम उसका क्या करें। Then also ये प्रैक्टिकली लास्ट ईयर है, क्योंकि अगले साल का सरकार का टारगेट था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का 2022 में। ऑफ कोर्स ये बातें आपसे पहले भी हुई हैं कि हम उस नंबर के बहुत दूर हैं, करीब भी कहीं नहीं है। पर मेरे पास एक आखिरी 1 मिनट है इस शो में, और मैं क्विकली आप सबके पास आना चाहती हूँ ये जानने के लिए कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से इसे देखें तो आप आउट ऑफ 10 इस बजट को क्या रैंकिंग देंगे? डॉक्टर हुसैन, आप क्या देंगे? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं तो इसको इंटरिम बजट समझता हूं। अभी जब किसानों से कोई बातचीत होकर सेटलमेंट होगा तो एग्रीकल्चर के लिए रियल कोई नंबर्स आएंगे। जी, अगर आपको रेटिंग करनी हो तो प्रवेश जी आप क्या इसको रैंक करेंगे? 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मैं इस शर्त के साथ 7 आउट ऑफ 10 बोलूंगा, जो मैं सहमत हूँ सिराज साहब से कि अभी हमने इसके पूरे शायद विवरण नहीं देखा है। एग्रीकल्चर के मामले में अभी कुछ और पिक्चर बाकी है, उसको देखने के बाद ही रेटिंग दी जा सकती है। ऑलराइट, और आप कैसे देखते हैं डॉक्टर खान? 7 आउट ऑफ 10। ओके, सो क्लियरली बजट यहाँ पर बेहतरीन है, ऑन द हायर साइड है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर फाइन प्रिंट पढ़ने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कमियां हैं जो हमारे एक्सपर्ट पैनल ने यहाँ पर बताई हैं, और एक शॉर्ट टर्म बजट इसको फिलहाल भी यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और वो इनिशियल फर्स्ट कट यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर बजट के लिहाज से समझाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।